मैंने पिछले वीडियोस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताया है। सॉल्यूशन के सारे बाकी कंसेप्ट्स हम कर चुके हैं। इसमें अब हमारे पास नॉर्मल और अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की कंसेप्ट है जो आज मैं आपको बताऊंगा। वांट ऑफ फैक्टर के बारे में हम बात करेंगे और डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बारे में हम बात करेंगे। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बच्चों को नॉर्मली इसमें प्रॉब्लम होती है। न्यूमेरिकल्स भी इसमें आते हैं क्योंकि जिस बच्चे को ये टॉपिक आता है उसको नॉर्मली पूरा चैप्टर आता है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। तो अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? आप जो मास थ्योरी से कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, अगर एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास भी उसके इक्वल आता है तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो आई होप समझ गए होंगे आप। नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या हुआ? जो आपने थ्योरी से निकाला, जो फॉर्मूले से निकाला, वही मॉलिक्यूलर मास क्या हो? एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास हो, देन इट इज कॉल्ड नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। और अगर ऐसा ना हो, मींस एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास इज फाउंड टू बी डिफरेंट फ्रॉम द थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास, तो उसको क्या बोलेंगे हम? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, देन इट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो मैंने ये लिखा है, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड बाय थियोरी और फॉर्मूला इज फाउंड टू बी सेम टू द मॉलिक्यूलर मास मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली, देन इट इज कॉल्ड नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो बोलेंगे इसको हम क्या? नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब बात आ गई अब नॉर्मल की। तो अब नॉर्मल क्या हुआ? इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अब नॉर्मल नॉर्मली कब बनता है? वो तब होता है जब एसोसिएशन हो या डिसोसिएशन हो, मींस टू और मोर मॉलिक्यूल्स मिलके एक बना दें, एसोसिएशन हो गई। और डिसोसिएशन मींस ब्रेक हो गया, जैसे सोडियम क्लोराइड जो इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे NaCl वो ब्रेक हो गया, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है। या कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो, एसोसिएशन में, डिसोसिएशन में, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो। मॉलिक्यूलर मास थ्योरेटिकल इज नॉट सेम एज मॉलिक्यूलर मास एक्सपेरिमेंटल। तो जो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड मास है वो थ्योरेटिकल मास के इक्वल नहीं आएगा। थ्योरेटिकल इज नॉट इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल। थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल सेम नहीं है। नाउ दिस एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड मास और एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको हम? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास अब आया जो कि थ्योरेटिकल मास से अलग है, इसको एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हम बोलेंगे। तो कब आएगा ये? एसोसिएशन में, डिसोसिएशन में या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। नॉर्मली डाइल्यूट सॉल्यूशन में नहीं आता। जब कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होगी तब भी ये नहीं आता। तो वॉन्ट ऑफ नाम के साइंटिस्ट ने इसके ऊपर एक वॉन्ट ऑफ फैक्टर दिया है, इसको बात को एक्सप्लेन करने के लिए। वॉन्ट ऑफ फैक्टर एक नंबर के लिए भी जरूरी है और न्यूमेरिकल में भी जरूरी है। तो आप देखिए, वॉन्ट ऑफ फैक्टर को हम आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से हम डिनोट करते हैं इसको। तो आई या वॉन्ट ऑफ फैक्टर के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, और इसकी कंसेप्ट अगर एक नंबर में इसकी स्टेटमेंट और डेफिनेशन पूछा जाए तो भी आप यही बताएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल टेकन इनिशियली। मींस शुरू में आपने कितने मॉलिक्यूल्स लिए थे वो नीचे, फिर एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद कितने हो गए वो ऊपर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल टेकन इनिशियली, दिस रेशियो इज कॉल्ड वॉन्ट ऑफ फैक्टर। उसको वॉन्ट ऑफ फैक्टर बोलते हैं हम। या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल, थ्योरेटिकल और कैलकुलेटेड। नॉर्मल को हम थ्योरेटिकल भी बोलते हैं, कैलकुलेटेड भी बोलते हैं। डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास एबनॉर्मल, एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व्ड। ए का एन का मतलब है नॉर्मल, टी का मतलब है थियोरेटिकल, सी का मतलब है कैलकुलेटेड, मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पे। ए का मतलब हो गया एबनॉर्मल, ई का मतलब एक्सपेरिमेंटल, ओ का मतलब ऑब्जर्व्ड। तो आई दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, या दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं आप, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल टू अबनॉर्मल इज आल्सो कॉल्ड वॉन्ट ऑफ फैक्टर। तीसरा क्या है इसमें? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल डिवाइडेड बाय नॉर्मल। तो आप ऐसे याद भी कर सकते हो कि जो मॉलिक्यूलर मास है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऊपर है नॉर्मल और थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ ऊपर क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल। तो इनवर्स हो गया ना ये एक दूसरे के। नीचे क्या है? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, तो इसमें नीचे क्या है फॉर्मूले में? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले में नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, तीन कंसेप्ट हैं, इनसे आप डिफाइन कर सकते हो वॉन्ट ऑफ फैक्टर को और बता सकते हो। तो अब अगर आई की वैल्यू 1 आती है, अगर आई की वैल्यू क्या है? 1, या तो 1 आएगी या नॉट इक्वल टू 1। अगर आई की वैल्यू 1 आती है तो देयर इज नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। सॉल्यूशन आपके पास डाइल्यूट है, ना कोई एसोसिएशन है ना कोई डिसोसिएशन है।
अगर आई की वैल्यू 1 नहीं है तो इट मीन्स आइदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अब आई की वैल्यू 1 अगर नहीं है तो या तो ग्रेटर देन 1 होगी या लेस देन 1 होगी। तो इफ इट इज फाउंड ग्रेटर देन 1 तो डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन के केस में क्योंकि पार्टिकल ज्यादा बन जाते हैं, देखो क्लियर है इस फॉर्मूले से भी, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन में अंडरस्टूड है पार्टिकल ज्यादा बन जाएंगे, पहले कम होंगे बाद में ज्यादा बनेंगे ब्रेक होके। तो अंडरस्टूड आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। तो इफ आई इज ग्रेटर देन 1 देन डिसोसिएशन, इफ आई इज लेस देन 1 देन एसोसिएशन विल टेक प्लेस। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये एग्जांपल से आप देखिए, जैसे सोडियम क्लोराइड का एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है। मान लीजिए आपको कोई ये बोल दे कि सोडियम क्लोराइड है और वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया है। तो सोडियम क्लोराइड अगर कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया है तो आई कितना आएगा, देखिए एक मॉलिक्यूल कितने में ब्रेक हो गया, 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो गया, 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो आई की वैल्यू क्या आई बच्चों, 2 डिवाइडेड बाय 1। तो आई इज इक्वल टू 2 फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया। अगर मॉलिक्यूलर मास दिया तो ये यूज कर सकते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू दी हुई है तो ये यूज कर सकते हैं। और इसी वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू को लगा के जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। वो भी मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूँ। ब्रेक करके कर लिया। मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात की है कि जो वांट ऑफ फैक्टर है उसको लगाने के बाद कैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं। तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने की है। पहली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसमें देखिए राइट हैंड साइड को अगर आप ध्यान से देखें तो आई लगा हुआ है सभी में, पहले आई नहीं था। एक्चुअल में उस पहले वाले फॉर्मूले थे उसमें भी आई होता है, जैसे इसको मैंने हटा दिया तो यहाँ आई की वैल्यू है लेकिन वो क्या है 1 है। Because if there is no association or dissociation and solution is dilute, then I value is equal to 1. तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो अंडरस्टूड है, I तो उसके अंदर इंक्लूड है पहले से ही, तो ये I हमने लगा दिया। तो इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, जब भी इलेक्ट्रोलाइट कोई आए और एसोसिएशन डिसोसिएशन की कोई बात आती है या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात आती है तो आई आप जरूर यूज करेंगे। आप न्यूमेरिकल को ध्यान से समझेंगे, करेंगे तो अपने आप पता लग जाएगा आपको कि किस तरह से आई यूज होना है नहीं होना। मैं भी न्यूमेरिकल्स आपको करवा के दिखाऊंगा। आई इंटू Chi2 X2, आई इंटू KB इंटू M, आई इंटू KF इंटू M, आई और CRT। तो आई हमने सब में लगा दिया। तो इस तरह से आई का यूज करते हैं। अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, अगर अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आ गया, जैसा कि हम देख पा रहे हैं एसोसिएशन या डिसोसिएशन होती है तो अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आता है, तो उसमें हमें चाहिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। जो इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है क्लास 11 में, उसमें भी आपने अल्फा के बारे में पढ़ा है। अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन और नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल पार्टिकल विच गेट एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड। टोटल पार्टिकल्स में से कितना फ्रैक्शन एसोसिएट है डिसोसिएट हुआ। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दूं, मान लीजिए आपके पास 100 पार्टिकल्स हैं और 100 में से 5 ही डिसोसिएट हुए, तो अल्फा कैसे आया, 5 डिवाइडेड बाय 100। तो फ्रैक्शन ऑफ द टोटल पार्टिकल विच गेट एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड। मैंने एग्जांपल बताया आपको, आपके पास से यू हैव 100 मॉलिक्यूल्स, उसमें से 5 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो गए या डिसोसिएट हो गए, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे आप, 5 डिवाइडेड बाय 100, या डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैसे निकालेंगे, वो भी 5 डिवाइडेड बाय 100। आपको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में यहां जो मैंने बात लिख रखी वो ये है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में कंप्लीट डिसोसिएशन होती है, कंप्लीट डिसोसिएशन होगी, तो उसके केस में हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट आपके पास है, जैसा कि आपको पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंप्लीट एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होती, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में हमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि हो सकता है कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसा है जो 0.1% डिसोसिएट हुआ है या 0.1% एसोसिएट हुआ है, कोई ऐसा है वो जो 1% एसोसिएट या डिसोसिएट हुआ है, कोई ऐसा है जो 10⁻⁴% डिसोसिएट या एसोसिएट हुआ है। तो अलग अलग डिग्री हो सकती है उनमें, तो उसके केस में अल्फा की हमें जरूरत पड़ेगी। In case of strong electrolytes, there is no need to calculate degree of association or dissociation because they are completely dissociated. But in case of weak electrolytes,
एज एसोसिएशन और डिसोसिएशन इज नॉट कंप्लीट, कंप्लीट नहीं है उनमें एसोसिएशन डिसोसिएशन, हेंस वी नीड टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो देखिए पहले मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करके दिखाता हूं। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा डी से मैंने लिख दिया, सिंपली अल्फा से भी लिख सकते हैं आप। अल्फा क्या बताया मैंने, अल्फा डी फ्रैक्शन ऑफ द टोटल पार्टिकल विच गेट डिसोसिएटेड, मैंने एग्जांपल से भी बताने की कोशिश की। तो ये डेरिवेशन हम कर रहे हैं। डेरिवेशन अगर आपकी नहीं भी हो पाए तो कोई बात नहीं है, आप फॉर्मूला जरूर कर लें। डेरिवेशन भी बहुत इजीली मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट डिसोसिएशन रिएक्शन इज, ये एक डिसोसिएशन रिएक्शन है। ए एन पार्टिकल चेंजेस इनटू एन ए पार्टिकल्स, डिसोसिएट हो गए। इनिशियली हमने ले लिया कि ये 1 पार्टिकल है, तो ये कितना होगा 0, प्रोडक्ट साइड में तो 0 ही आएगा इनिशियली। आफ्टर डिसोसिएशन, अब डिसोसिएशन के बाद हमने मान लिया कि इसमें से 1 में से अल्फा डिसोसिएट हो गया, कितना अल्फा डिसोसिएट हुआ, तो यहां क्या मिलेगा n इंटू अल्फा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि n आ गया यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिसोसिएशन के बाद। तो ये अगर अल्फा डिसोसिएट हुआ तो यहाँ क्या मिला n इंटू अल्फा, n मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो अब I का क्या फॉर्मूला होता है आपको पता है, I होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल टेकन इनिशियली। इनिशियली कितने लिए थे आपने 1, आफ्टर डिसोसिएशन कितने पार्टिकल्स हैं, देखो ये 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, टोटल पार्टिकल्स अब कितने हैं 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा डिसोसिएशन के बाद, ये पहले ये आ गया आपके पास। अब आगे चलेंगे इसको, तो ये क्या रहेगा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, 1 तो खत्म हो गया, तो ये आपके पास आ गया। अब इसको आगे हम सोल्व करेंगे, तो ये कैसे सोल्व करें इसको, यहां से अल्फा को कॉमन ले लेते हैं हम, देखिए 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 लिख सकता हूं मैं इसको ऐसे। अल्फा को मैंने कॉमन ले लिया तो n इंटू अल्फा था, तो n आ गया यहां से, और इसमें से 1 आ गया, तो n माइनस 1 ये आ गया आपके पास। तो अब इसको हम रीअरेंज करते हैं, 1 को इधर लेके आइए तो i से माइनस हो जाएगा ये, तो अल्फा इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू i माइनस 1। तो अल्फा किसके इक्वल आ गया बच्चों, अल्फा डी लिख दीजिए आप इसको, क्योंकि हम डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं जगह जगह पे। तो अल्फा डी या सिंपली अल्फा भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, i माइनस 1 ओवर n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला आपको जरूर याद होना चाहिए। i क्या है, वोल्टा फैक्टर है, वोल्टा फैक्टर। n क्या है, n यहाँ पे बच्चे n में गलती करते हैं, मैं एम्फसाइज करके बता रहा हूँ कि बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं n के अंदर, तो आपको n पे ध्यान रखना है। n क्या है यहाँ पे, n इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स which are formed after complete dissociation of one particle। जो भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है उसको अगर आप कंप्लीटली तोड़ के देखें, ब्रेक करके देखें, डिसोशिएट करके देखें, तो कितने पार्टिकल उससे मिलेंगे एक मॉलिक्यूल से, तो उसको क्या बोलते हैं हम, n बोलते हैं। मैं एक एग्जांपल से बताता हूं, वैसे ये नॉर्मली बात समझ में नहीं आती। तो ये देखिए आप, ये एल्युमिनियम सल्फेट आपके पास, एल्युमिनियम सल्फेट फॉर्मूला ये आपको पता। अगर ये हो तो n की वैल्यू कैसे लेंगे आप, अब देखो इसमें 1 से कितने पार्टिकल मिलेंगे, 2 तो एल्युमिनियम 3 सल्फेट, अब 1 से 2 एल्युमिनियम मिलेंगे आपको। अब यहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, आप n की वैल्यू ऐसे ही निकालेंगे। आप एक को डिसोशिएट करके देखेंगे, मन में भी करके देख सकते हैं, पेपर पे भी करके देख सकते हैं आप। एल्युमिनियम सल्फेट ब्रेक हो गया, 2 एल्युमिनियम 3 सल्फेट आयन, तो n की वैल्यू यहाँ 5 होगी। कैसे हुई, n की वैल्यू 5, 2 ये और 3 ये, 2 + 3 कितना हो गया 5, तो यहाँ n की वैल्यू रख देंगे आप, तो डिग्री ऑफ क्या आ गया, डिसोसिएशन आ गया। अब इसी से आप डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखिए आपको पता है I की वैल्यू ये होती है मोलिकुलर मास नॉर्मल डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास एबनॉर्मल।
मोलिकुलर मास नॉर्मल डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल, ये आई का फॉर्मूला होता है। तो यहां से अगर आपके पास मान लीजिए आई तो गिवन ही नहीं है, मोलिकुलर मास गिवन है, तो आप इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं। आई की जगह हमने ये रख दिया नॉर्मल डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल -1 डिवाइडेड बाय n-1। तो यहां से एलसीएम लेंगे आप, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा m n माइनस m a डिवाइडेड बाय m a इंटू n-1। तो ये फॉर्मूला आपके पास नॉर्मल माइनस एबनॉर्मल डिवाइडेड बाय एम नॉर्मल इंटू n-1। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं किसके लिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए। और इसी तरह से मैं आपको बताऊंगा किसके बारे में, डिग्री ऑफ एसोसिएशन के बारे में। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने ये मान लिया कि एक एसोसिएशन रिएक्शन है Na चेंजेस इनटू An, जो डिसोसिएशन था उससे जस्ट अपोजिट। तो इनिशियली ये 1 हो गया और ये क्या हो गया 0, प्रोडक्ट साइड में 0 हो गया। आफ्टर एसोसिएशन, एसोसिएशन के बाद इसमें से कितना एसोसिएट हुआ अल्फा, तो ये कितना मिला अल्फा बाय एन। देखो डिसोसिएशन का अगर आपको याद हो तो उसमें हमने एन से मल्टीप्लाई किया था, इसमें एन से डिवाइड किया है। तो आई का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, एक बार फिर से वही टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल टेकन इनिशियली। आफ्टर एसोसिएशन कितने पार्टिकल्स हैं, दिस प्लस दिस, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन डिवाइडेड बाय 1। तो ये किसके इक्वल हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, ये आई के इक्वल हो गया आपके पास। अब यहां से आप अल्फा को कॉमन लेंगे, 1 प्लस अल्फा 1 ओवर एन माइनस 1, ये हो गया आपके पास आई का फॉर्मूला। 1 प्लस अल्फा, यहां से एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एन ओवर एन, ये हो जाएगा आपके पास। तो यहां से अल्फा किसके इक्वल आ गया, डिग्री ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं जिसको हम, दैट इज इक्वल टू आई माइनस 1, क्योंकि इस 1 को इधर लेके जाएंगे तो आई माइनस 1 हो जाएगा। तो आई माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन, इधर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा n ओवर 1 माइनस एन, ये आपके पास। तो आई माइनस 1 इंटू एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन। अब यहाँ पे n कैसे निकालेंगे आप ये ध्यान रखना है, इसमें जो गलती होती है वो n में एक बार फिर से होती है। उसमें क्या था डिसोसिएशन में, एक पार्टिकल से कितने पार्टिकल्स बनते हैं, इसमें क्या है कितने पार्टिकल्स मिलके 1 पार्टिकल बनाते हैं। तो n क्या है, इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स associates to form one particle। तो n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएट्स टू फॉर्म 1 पार्टिकल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है। अब एसिटिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये देखिए 2 मॉलिक्यूल मिलके एक की तरह से बिहेव करेंगे। तो आप देखिए 2 मॉलिक्यूल्स ने एक की तरह से बिहेव किया, 2 मॉलिक्यूल्स बिहेव एज 1। ये 1 क्यों बिहेव कर रहे हैं, आप देखो इस तरह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर आपको ध्यान हो क्लास 11th में भी आपने किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपके काम आएगी ये बात। अब ये 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स मैंने लिख दिए और उनमें ये होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो 2 मॉलिक्यूल ज्वाइन हो गए आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसे, एंड बिकॉज ऑफ दिस 2 मॉलिक्यूल बिहेव एज 1। तो इसमें n की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट्स टू फॉर्म 1। तो n की वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी 2। इफ 3 मॉलिक्यूल एसोसिएट्स टू फॉर्म 1 देन n वैल्यू इज 3। इस तरह से अब एक बार फिर से आपको पता है I किसके इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल, एबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटल। तो आप फॉर्मूले में रख सकते हैं अल्फा a इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये mn ओवर ma माइनस 1 इंटू n ओवर 1 माइनस n। इसका एलसीएम लेंगे आप तो क्या हो जाएगा mn माइनस ma डिवाइडेड बाय
Na into n over 1 minus n। तो ये आपके पास डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला हो गया। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन का एक फॉर्मूला ये था, दूसरा ये हो गया। डिसोसिएशन में क्या था, i माइनस वन ओवर n माइनस वन। एसोसिएशन में क्या है, i माइनस वन इंटू n ओवर वन माइनस n। फिर मॉडिफाई करके हमने मॉलिक्यूलर मास का यूज करके ये बनाया। तो नॉर्मल या थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड, एबनॉर्मल, एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास ये होते हैं। इस तरह से इन फॉर्मूला का यूज करके आप वोंटो फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हो, डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हो, मॉलिक्यूलर मास की कैलकुलेशन आप कर सकते हो, और ये भी पता लगा सकते हो कि एसोसिएशन एक्चुअल में हुई है या नहीं हुई है। तो अगर एक्चुअल में एसोसिएशन हुई है नहीं हुई है तो आप अल्फा निकालोगे या आई की वैल्यू निकालोगे। तो अल्फा और आई की वैल्यू से आप ऐसा कर सकते हो। तो ये जो लास्ट का टॉपिक जो आज हमने किया, डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन के बारे में, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के बारे में, वोंटो फैक्टर के बारे में, तो इसको आप बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे, ताकि हम आगे वाले जो वीडियोस है उनमें जो न्यूमेरिकल्स वगैरह करें तो आप न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए और उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। अब जो आपको ध्यान देने की बात है वो ये है कि जितने हमने कर लिया है, चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है, इसको कुछ प्रॉब्लम्स भी, क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कस किए हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 है ये एक्सरसाइज का, आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दिया हुआ है। 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब है 2 ग्राम इन 100 ग्राम। 2 ग्राम ऑफ द सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन एक्सर्ट्स ए प्रेशर ऑफ 1.004 बार। कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, 1.004 बार। तो ये पीएस हो गया हमारे पास, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये ध्यान दीजिए बच्चे, इस पे ध्यान नहीं देते। एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, तो एक्वस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर, और उसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, और वो होता है 1 एटमॉस्फेयर पे, और 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू होता है 1.01 बार। तो एक तरह से पी नोट दे दिया इसने इस पॉइंट में, जिसको नॉर्मली बच्चे पहचान नहीं पाते। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब आपको पी नोट दिया हुआ है एक तरह से। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, तो आपको मोलर मास निकालना है सॉल्यूट का। तो ये सारी कंसेप्ट पढ़ने के बाद आपको ये देखना है क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि कौन सी कंसेप्ट लगी। तो कंसेप्ट कौन सी लगी, इसमें दिया हुआ है एक्वस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, एक्वस सॉल्यूशन है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। तो इट मींस हमें कौन सी कंसेप्ट लगानी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाली कंसेप्ट लगेगी इसमें। तो पहले जो गिवन वैल्यूज है वो लिख देते हैं हम। W2 मास ऑफ द सॉल्यूट कितना है, 2 ग्राम इसमें हमारे पास। फिर मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, या मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 98 ग्राम सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूशन है 100 ग्राम। पीएस कितना दिया हुआ है इसमें, 1.004 बार। पी नोट कितना दिया हुआ है, 1.1 एटमॉस्फेयर, क्योंकि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे ध्यान दीजिए, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री 1 एटमॉस्फेयर पे होता है, दैट इज इक्वल टू 1.01 बार। तो ये पी नोट आ गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर जो आपको आइडेंटिफाई करके लिखनी होती है। और आपको निकालना है क्या है इसमें, मॉलिक्यूलर मास निकालना है सॉल्यूट का, ये आपको निकालना है। तो आप देखिए फॉर्मूला होता है पी नोट माइनस पी एस ओवर पी नोट इज इक्वल टू x2 या chi2, जिसको हम ऐसे लिखते हैं n2 ओवर n1 प्लस n2 लिखते हैं। और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या लिखते हैं हम, दैट इज इक्वल टू n2 ओवर n1, किसके लिए, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन हमारे पास, तो 2% सॉल्यूशन है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया ये n2/n1। n2 क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी नोट माइनस पी एस ओवर पी नोट इज इक्वल टू n2 ओवर n1, जिसको मैंने लिख दिया W2 ओवर m2। n2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और उसको क्या लिख सकते हैं, गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। और n1 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। तो m1 क्या है यहाँ पे, m1 इज, मैं यहीं पे लिख देता हूँ या वहां पे लिखवा लीजिए, लिख लीजिए। m1 इज इक्वल टू 18 ग्राम्स पर मोल, वाटर है ना।
तो M1 हो गया हमारे पास, W1 ये है। अब फॉर्मूला लगा दीजिए। आप देखिए फॉर्मूले को ध्यान से, लास्ट में फॉर्मूला जो हमने यूज करना है वो क्या बना, ये फॉर्मूला बना हमारे पास। अब देखिए इसमें पी नोट हमारे पास है, पीएस है, पी नोट है, W2 हमारे पास गिवन है, M1 है हमारे पास, W1 है, सब कुछ गिवन है एक्सेप्ट M2, और वही आपको कैलकुलेट करना है। तो पी नोट आपके पास कितना है 1.01 और ये 1.004 डिवाइडेड बाय 1.01 दैट इज इक्वल टू ये 2 आपके पास है, ये 18 है, ये आपको निकालना है, और ये आपके पास है 98। सो आई होप कि आप यहां से कैलकुलेशन कर सकते हैं इस M2 की। तो M2 को कैलकुलेट कर सकते हैं आप यहां से। M2 को इधर ले आइए, इन सबको उधर लेके जाइए, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो मोलिकुलर मास किसका आ जाएगा बच्चों, सॉल्यूट का। इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। विदाउट डाइल्यूट सॉल्यूशन माने भी कर सकते हैं आप इसको। दोनों में आंसर का थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, दोनों तरीके से ही करेक्ट है, लेकिन इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन मान के करें तो बेटर रहेगा, वो ज्यादा करेक्ट माना जाता है। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या था, ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, पी नॉट नहीं दिया हुआ डायरेक्ट। तो आपको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट मतलब 1 एटमॉस्फेयर पे, और 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 बार। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए एक न्यूमेरिकल और करते हैं हम। न्यूमेरिकल ये क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सरसाइज का आपका। हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं एट 373 जो कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली 105.2 kilopascal एंड 46.8 kilopascal रिस्पेक्टिवली। इट मींस ये पी नोट वैल्यूज दी हुई है हेप्टेन और ऑक्टेन की। What will be the vapor pressure of the mixture of 26 gram of the heptane and 35 gram of the octane in the mixture? तो आपको मिक्सचर का प्रेशर निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। तो इसमें कंसेप्ट कौन सी लगी, कंसेप्ट लग गया रोल्स लॉ इसमें, कि रोल्स लॉ हमें क्या बताता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। और टोटल प्रेशर हम उसमें कैसे निकालते हैं, डाल्टन्स लॉ का यूज करके। तो डाल्टन्स लॉ का हम यूज कर लेंगे इसमें। तो देखिए पहले गिवन वैल्यूज हम लिख देते हैं। हेप्टेन और ऑक्टेन का पी नोट वैल्यूज दी हुई है, मैंने पी नोट एच लिख दिया। पी नोट एच का मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन इन द प्योर स्टेट वो 105.2 kilopascal, और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन इन द प्योर स्टेट 46.8 kilopascal। ये ऑक्टेन है, ये पी नोट है। अब आपको क्या करना है, मास दिया हुआ देखो W2, मास ऑफ द हेप्टेन इज इक्वल टू 26 ग्राम, और मास ऑफ ऑक्टेन, गिवन मास ऑफ ऑक्टेन इज 35 ग्राम। ये आपके पास। अब मोलर मास निकाल सकते हैं, मोलर मास ऑफ हेप्टेन। हेप्टेन का फॉर्मूला क्या होता है, C7H16। C7H16। आई होप आपको फॉर्मूला ध्यान होगा। तो ये मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाएगा इसका, 84 इसका हो गया। कार्बन का टोटल कितना हो गया, 12 इंटू 7 84 हो गया आपके पास ये, और 16 ऐड कर दिया तो ये आपके पास हो गया 100। तो ये इसका मोलर मास हो गया 100 ग्राम्स पर मोल। तो ऑक्टेन का क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें 14 ऐड कर देंगे। वैसे फॉर्मूले से भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, नहीं तो 14 ऐड कर दो, क्योंकि ये दोनों होमोलोगस सीरीज के पार्ट हैं, एक दूसरे के होमोलोग हैं। ऑक्टेन का फॉर्मूला ये होता है C8H18, तो C आ जाएगा आपके पास। तो ये ऑक्टेन का और ये हेप्टेन का मोलर मास हमने ले लिया। अब क्या निकालना है हमने निकालना है इनके दोनों के इंडिविजुअल वेपर प्रेशर निकाल लो सॉल्यूशन में, और दोनों को सम कर दो। तो हम रोल्स लॉ लगाएंगे और डाल्टन्स लॉ लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ क्या आएगा, पी नॉट हेप्टेन इज इक्वल टू पी हेप्टेन इज इक्वल टू पी नॉट हेप्टेन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन, ये आपके पास। एंड पी नॉट ऑक्टेन इज इक्वल पी ऑक्टेन इज इक्वल टू पी नॉट ऑक्टेन
इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। तो आप अलग से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं या सीधा फॉर्मूले में भी आप रख सकते हैं वैल्यू को। तो पी नॉट हेप्टेन कितना हो गया बच्चों, पहले पी हेप्टेन कितना हो गया आपके पास, पी नॉट हेप्टेन ये है आपके पास, ये 105.2 इस फॉर्मूले में रख दिया मैंने। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन कैसे आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन प्लस ऑक्टेन 105.2 इनटू। अब देखिए आपको क्या नहीं दिया, वहां मोल्स नहीं दिए हुए लेकिन मास दिए हुए, मोलर मास है आपके पास, तो निकाल सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन कैसे आएंगे, गिवन मास 26, मोलर मास 100 डिवाइडेड बाय 26/100 प्लस 35/114। तो ये मोल फ्रैक्शन किसका आ गया बच्चों, हेप्टेन का। इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो इसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, ऑक्टेन का आ जाएगा। ये अलग से भी निकाल के आप वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ। तो ये आपके पास आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ हेप्टेन। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर किसका निकालना है, ऑक्टेन का। वो कैसे आता है, पी नॉट ऑक्टेन मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। तो पी नॉट ऑक्टेन कितना है, ये 46.8 है, देखो 46.8 किलो पास्कल मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन। ये जो पूरी वैल्यू है ये किसका मोल फ्रैक्शन है, हेप्टेन का। इसको 1 में से माइनस कर दीजिए, या डायरेक्ट भी आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन प्लस ऑक्टेन जी। तो ये आपके पास आ जाएगा दूसरा, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ हेप्टेन, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्टेन। अब डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो गया, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ हेप्टेन प्लस ऑक्टेन। अब पार्शियल प्रेशर हेप्टेन का यहां से रख दीजिए, पार्शियल प्रेशर ऑक्टेन का यहां से रख दीजिए, दोनों को वैल्यूज को आप सम करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए न्यूमेरिकल को, ये गिवन वैल्यूज हैं, ये मोलर मास हमने निकाल लिया, डाल्टन्स लॉ लगाया, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ हेप्टेन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ हेप्टेन इन द प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्टेन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्टेन इन द प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला हमने रख दिया, अलग से भी मोल फ्रैक्शन निकाल के वैल्यू रख सकते हैं आप। दोनों के आप पार्शियल प्रेशर निकालिए और डाल्टन्स लॉ के अंदर पुट कर दीजिए, दोनों सम आके आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर। तो ये वैल्यू हेप्टेन की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें वैल्यू पुट कर देंगे आप, और ऑक्टेन की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें वैल्यू पुट कर देंगे आप। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया होगा, इसकी कैलकुलेशन आप जरूर करके देखें। तो ये दो न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे आज आपको डिस्कस कर दिए हैं। तो आई होप कि ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिए और समझिए, जो पीछे कंसेप्ट कराए हैं उनको भी अच्छे से समझिए, क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा। और जो पीछे चैप्टर हो गया उसको रिवाइज करिए, उसको वीडियो को अगर एक बार में आपको कोई डाउट रह जाता है तो दूसरी बार भी आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू।